हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों ने मेरे देख ही लिया होगा थंबनेल। मैंने इसमें बताना है कि असल में हम लोगों को किस तरीके से मास्टर्स के जो कॉलेज हैं वो चूज़ करना चाहिए। मगर उसके पहले मैं ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी दे देता हूँ कि फिजियोथेरेपी के हम लोगों को बैचलर्स में कैसे कॉलेज चूज़ करना चाहिए। सो गाइस, जल्दी से ये वीडियो चालू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो BPT होता है यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ये बहुत अच्छा कोर्स है। 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है और इसके अंदर जितनी भी बुक्स होती हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट MBBS के जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये होता है। मगर हम लोगों को जो हमारा मेन फोकस रहता है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तरफ ज़्यादा रहता है। और जो फिजिशियंस होते हैं MBBS जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को ज़्यादा डीप नॉलेज दूसरे और सब्जेक्ट्स की दी जाती है। तो हम लोगों को थोड़ा सा अलग सा सर्जरिकल पार्ट पे हम लोगों का फोकस नहीं रहता है। हमारा मस्कुलोस्केलेटल पार्ट को समझना, वो कैसे काम करता है, उस चीज़ पे हम लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है। हम लोग सर्जिकल में इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। फिर गाइस, आप लोगों को बैचलर्स अगर कोई कॉलेज है तो आजकल बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई हम लोग को फिजियोथेरेपी करनी चाहिए तो कौन से कॉलेज से करनी चाहिए, या हम लोगों को अगर मास्टर्स करनी चाहिए तो वो कौन से कॉलेज में करना चाहिए। तो मैं उसके लिए आपको है ना बहुत जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आप ये चेक करें कि वो असल में कितना पुराना है और वो जो फिजियोथेरेपी का कोर्स है वो कितने टाइम से करवा रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे फिजियोथेरेपी कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चे एडमिशन तो लेने के लिए जाते हैं मगर वहाँ पे अच्छी फैकल्टीज़ नहीं है, वहाँ पर अच्छा स्टाफ नहीं है। और फिर ये एंड अप क्या करता है, ये ऐसे स्टूडेंट्स को पास आउट करता है जो खुद भी अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज में अच्छे नहीं है और फिर इन लोगों को आगे नॉलेज भी नहीं मिलती। अब चाहे आप बैचलर्स में कर लें या आप चाहे मास्टर्स में कर लें, अगर आपने अच्छी नॉलेज गेन नहीं करी है तो फिर आप आगे चल के क्या ही करेंगे और पता नहीं आप किसका बंडर ढार करेंगे। सो आप ये कोशिश करिए कि आप ये पता करें कि जहाँ से भी आपको बैचलर्स करनी है या मास्टर्स करनी है वो कॉलेज कितना पुराना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। बैचलर्स वालों के लिए तो देखिए BPT के लिए एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, लगभग 50% से कम जो होता है 50% से ज़्यादा आपके परसेंटेज होना चाहिए। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी होती है। अभी तक कुछ स्टेट्स में से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं है और अभी आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो आपकी नीट अगर आपने एग्जाम दी हुई है तो 12th के बाद तो वो भी आपको कंसिडर करते हैं। और मास्टर्स के लिए ऐसा हो गया है कि मास्टर्स में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एंट्रेंस अपना खुद का टेस्ट करवाते हैं और फिर आपको वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही उस पर्टिकुलर कॉलेज में फील्ड मिलती है। मगर ये आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया में भी देखिए कम्युनिटी मेडिसिन का और कम्युनिटी रिहैब का और चालू हो गया है मास्टर्स कोर्स। इसमें हमारे जो पीडियाट्रिक्स है वो, ऑर्थो, स्पोर्ट्स, कार्डियो और न्यूरो, ये सारे तो पहले से ही हैं। इसके साथ साथ गाइज, जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम इन कॉलेजेस के निकालते हैं तभी आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। अब आप मुझसे कॉलेज का भी पूछेंगे तो कॉलेज के लिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ये आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पर्सनली पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और एक एक को अपन इस समय वीडियो पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझसे पर्सनली इन चीज़ों को डिस्कस करिए, मैं आपको उसमें पर्सनली आपको हेल्प कर दूंगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन कितना ओल्ड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि जो कॉलेज है आपका उसकी OPD कैसी है, उसका खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं है, उनका खुद का इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा कैंपस में सिर्फ एकलौता कॉलेज है या वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी होने का और OPD होने का फ़ायदा मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए, अगर कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी और पूरी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें MBBS कोर्स चल रहा है, डेंटल कोर्स चल रहा है, बाकी के मेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज का होता है तो नर्सिंग कोर्सेज चल रहा है। तो वहाँ पर जो फैकल्टीज़ होती हैं वो लोग ही आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी अच्छे से आपको डीपली पढ़ा देती हैं। तो आपको इस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी में खुद का हॉस्पिटल, खुद के मेडिकल कोर्सेज हैं। और फिर तीसरी मतलब ये इसी के साथ साथ में OPD भी मैंने बोला। तो OPD देखिए, OPD होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपने फिजियोथेरेपी 4.5 ईयर्स का कोर्स कर लिया, उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद जो आधा साल का इंटर्नशिप रहता है उसमें आपको काम अपने हॉस्पिटल में ही करना रहता है। जिनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं वो दूसरों को रेफर नहीं करते हैं या दूसरी जगह नहीं भेजते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि भाई हमारे कॉलेज की OPD इतनी अच्छी है तो हम हमारे कॉलेज में ही परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ का जो हॉस्पिटल है या वहाँ की जो OPD है, जहाँ पर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर अगर फिजियोथेरेपी के केसेस आते हैं तो कितने आते हैं और वहाँ पर कैसी भीड़ आती है, किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं। तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कितने लोग आ रहे हैं, फिजियोथेरेपी के कितने पर्टिकुलर पेशेंट। सॉरी गाइस, इट वाज अ टेक्निकल इशू। सो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको फिर OPD का ध्यान रखना है कि वहाँ पर पेशेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं और कितने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। जितने ज़्यादा अच्छे पेशेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का एक्सपोजर होगा इंटर्नशिप के टाइम पे और उतने अच्छा आप सीखेंगे। सेम ऐसा ही मास्टर्स कोर्स में भी है कि आपको उस कॉलेज का ये देखना है कि वहाँ पर हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ पर आपको सिखाते कितना है। अगर वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छे आपके हैंड्स ऑन है, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो आप इससे फिर आगे डिसाइड कर पाएंगे कि आपका जो कॉलेज है आपको वो कॉलेज ऑप्ट
ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गाइस तीसरा है कि जो आपकी फैकल्टी है उस फैकल्टी का आपको ये पता करना है, मतलब वहाँ पर जो भी फैकल्टी है, अगर वो एमपीटी कार्डियो है तो आपको ये पता पहले होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पे वो पीएचडी करे हुए हैं या उनका क्या डिग्रीज हैं, फिर वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं उनकी क्या डिग्रीज हैं। देखिए अगर मिनिमम बीपीटी वाले जो होंगे फिजियोथेरेपिस्ट, अगर वही आपको स्टडीज़ में पढ़ा रहे होंगे, मतलब आपके फैकल्टीज़ होंगे, तो वो आपको उतना अच्छा नॉलेज नहीं दे पाएंगे। बट अगर आपके जो फैकल्टीज़ हैं, जितने भी वहाँ पर स्टाफ है, अगर वो स्टाफ मास्टर्स डिग्री करा हुआ है, अगर या फिर उन स्टाफ में से कुछ लोग पीएचडी करे हुए हैं और आपके प्रिंसिपल भी पीएचडी हैं और आगे से बहुत सारी चीज़ें करे हुए हैं, तो आपको इस चीज़ में प्रॉफिट ये मिलेगा कि सारे के सारे जितने लोग रहेंगे वो बहुत अच्छे टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग रहेंगे। तो आप लोगों को इसमें कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगी कि भाई हम इस कॉलेज को ऑप्ट करें कि नहीं करें। और फिर आप लोग वहाँ पे जाके ये पता कर सकते हैं कि भाई जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं कौन सब्जेक्ट पढ़ाता है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, या उन्होंने किस किस टॉपिक में या कौन से कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी हुई है। जितने अच्छे स्टाफ होगा उतना ही अच्छा नॉलेज मिलेगा, उतना ही अच्छा स्टूडेंट्स भी ग्रो करेंगे। इसलिए स्टाफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बैचलर्स कॉलेज में जाएंगे तो आजकल बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बैचलर लोगों को रखा हुआ है, मगर कोशिश यही करिए कि आप ऐसे कॉलेजेस को ढूंढें जहाँ पर मास्टर्स डिग्री करे हुए कम से कम फैकल्टी स्टाफ हो, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा और आपको वहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। फिर गाइस चौथा पॉइंट ये आता है कि जो आपका मास्टर्स कोर्स है वो वहाँ पर आप मतलब जो भी कॉलेज में आप देखिए, मैं ये बैचलर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ और मास्टर वालों के लिए, दोनों के लिए। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जहाँ पर भी आप बैचलर्स कर रहे हैं उसी कॉलेज में मास्टर कोर्सेज होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर मास्टर्स कोर्सेज होते हैं तो कैसे होते हैं। और अगर आप किसी कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि वहाँ पर ये चेक करिए कि क्या मास्टर्स के बाद वो लोग आगे पीएचडी के ऑप्शंस दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, ये चौथे पॉइंट में देखिए। अगर बैचलर्स आपने कंप्लीट कर लिया और कोई कॉलेज है जहाँ पर उसका खुद का ही मास्टर्स कोर्स भी होता है, तो मास्टर कोर्स में क्या है, आपको ये फायदा रहेगा कि कॉलेज वाले सबसे पहले अपने ही स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप उस कॉलेज से पढ़े हुए होंगे तो वो सबसे पहले आप ही लोगों को एडमिशन के बारे में सोचेंगे, आप ही लोगों को मास्टर्स की सीट देंगे, क्योंकि मास्टर की सीट्स कम होती हैं, 5-6 ही हमारे जो मास्टर्स होते हैं एमपीटीज होती हैं, उसी में ऐसा हो पाता है। फिर आपने ये कोशिश करना है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स करते समय आप ये पता कर लें कि क्या वो कॉलेज जो पीएचडी है उसके लिए स्टूडेंट्स को ऑप्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। जो पीएचडीज होती हैं वो टोटली फंडेड होती है कि नहीं होती हैं। जो पीएचडीज में हम लोगों को काम करना पड़ता है 3, 3.5, 4 साल, तो उस पूरे पीएचडी में आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें भी आप पता कर रहे हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी से अच्छी पीएचडीज निकल रही हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकले हुए हैं, तो फिर वहाँ से आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये रहेगा कि जब आप पीएचडी कंप्लीट वो अपना मास्टर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर आप पीएचडी की तरफ भी अट्रैक्टेड हो जाइए, क्योंकि एक बार में ही आप पूरी की पूरी स्टडीज कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बीपीटी हो जाएगा, एमपीटी हो जाएगा, फिर पीएचडी भी हो जाएगा। तो फिर इसके आगे फिर आपको जिंदगी भर सिर्फ काम ही काम करना है। आप लोगों को फिर ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हम लोगों को एजुकेशन में हमारी कोई डिग्री पर्टिकुलर डिग्री बच गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, उन्होंने पीएचडी भी नहीं करी हुई है। ठीक है, सो ये मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। इसके अलावा गाइस 5वीं चीज़ ये है कि आपको ये पता करना है कि जो कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि अगर आप फिजियोथेरेपी के बैचलर्स में ले रहे हैं, अगर आप मास्टर्स में ले रहे हैं, या इवन आप पीएचडी में भी कहीं पे भी ले रहे हैं, तो आपको ये पता करना है कि वो जो कॉलेज है वो उस स्टेट का रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है कि नहीं है। देखिए रिकॉग्नाइजेशन से मेरा ये मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में, जैसे कि बहुत सारी ऐसी रिकॉग्नाइजेशंस अभी सोसाइटीज़ हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट या आईएपी जो रिकॉग्नाइज्ड है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो इनसे भी रिकॉग्नाइज्ड हैं ही, मगर ये जो हैं अभी कोई से भी एक हमारे जो इंडिया में भी पूरी सेंट्रलाइज एक अभी काउंसिल बनना चालू हुई है, मगर अभी बनी नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। सो अगर आपको ये चेक करना है कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज हम चूज़ कर रहे हैं वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, कि आपका स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं। देखिए कोई भी पर्टिकुलर एसोसिएशन के बारे में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि इससे रिकॉग्नाइज हो तो ही लो, उससे रिकॉग्नाइज हो तो ही लो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो खुलते भी बहुत जल्दी हैं, एडमिशन भी बहुत जल्दी जल्दी देते हैं और फिर बंद भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्टेट से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं और फिर उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ परेशान होते रहते हैं। अगर आपने फीस वगैरह भर दी है तो बहुत परेशान होते रहते हैं। तो आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप अपना बैचलर का हुआ तो बैचलर का, मास्टर का हुआ तो मास्टर का, और अगर आप पीएचडी करेंगे तो वहाँ का। वो आपको पता करना है कि जो भी हम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं क्या वो इंस्टीट्यूशन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। सो गाइज मैंने आपको 5 पॉइंट बताया।
ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपने देखिए सबसे पहले पता करना है कि आपका इंस्टीट्यूशन कितना पुराना है, उसके हिसाब से एडमिशन लेने के बारे में सोचिए। दूसरा कि वहाँ की ओपीडी कैसी है, वहाँ का हॉस्पिटल है कि नहीं है, और वहाँ पे पूरा मेडिकल कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस हैं कि नहीं है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो स्टाफ की जो डिग्री कोर्सेज हैं, स्टाफ ने क्या कोर्स किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। चौथा आपको ये पता करना है कि मास्टर्स कोर्स अगर आप बैचलर्स वाले हैं, अगर आप बैचलर्स वाले तो वहाँ पर मास्टर कोर्स हो रही है कि नहीं हो रहा है, और अगर आप मास्टर्स वाले तो वहाँ पे पीएचडी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको पता करना है। और पांचवें मैंने आपको बताया कि वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब गाइस देखिए इतना मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए थी, ठीक है। अब मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको फॉरेन में एडमिशन लेने के लिए क्या करना रहता है, बट मैं इसकी आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर मैं इसके आगे एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं मास्टर्स कोर्सेज बाहर से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मास्टर्स कोर्स बाहर से करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को कंट्री डिसाइड करनी होती है कि आप कौन सी कंट्री में करना चाह रहे हैं। फिर आपको पर्टिकुलर अपना कोर्स पता होना चाहिए कि भाई हमारा कोर्स क्या है, कि हम लोगों को पर्टिकुलर कार्डियो में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, किस फील्ड में करना है। फिर आपको उसके हिसाब से उस कंट्री में जो भी कॉलेजेस है वो ढूंढना होता है। और इसमें गाइस सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है हमारे बजट का। जब आप कोई भी मास्टर्स कोर्स करने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि बजट बहुत हाई हो जाता है। और आप बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मुझसे पूछते हैं कि सर वहाँ पे बाहर जाके हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, डीपीटी कर लें या बीपीटी कर लें, मतलब वहाँ पे बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी नहीं, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। तो मैं कहता हूँ भाई देखो डीपीटी करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब बाहर भी और इंडिया में भी डीपीटी आप करिए ही मत। आप हमेशा जो है बैचलर्स डिग्री को ही आप सबसे पहले प्रायोरिटी दें। सो बाहर जाने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आपने कंट्री डिसाइड करना होती है, फिर आपने कोर्स डिसाइड करना होता है, फिर आपको बजट देखना होता है। हर इंसान इतना इजीली उस बजट को पूरा का पूरा फाइनेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको अपने बजट को हिसाब में देख के चलना है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये बजट मेरा नहीं है, मैं इस बजट से बाहर जा रहा हूँ, तो बहुत सारी फिर ऐसी थोड़ी सी लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मगर स्टैंडर्ड्स होता है यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन में, तो आप फिर उनमें देख लीजिए। उसमें हो सकता है आपको फीस कम मिल जाए, या फिर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई हम लोग फीस कैसे कम करा सकते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक जनरल नॉलेज है आप लोगों के लिए कि अगर कोई मास्टर्स बाहर से करने के बारे में सोचते हैं तो उन लोगों को कैसे कैसे करना चाहिए। मैंने देखिए पर्टिकुलरली गाइस जब मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से, वो अंडर 50 है इंटरनेशनल रैंकिंग में भी। और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो है आप लोगों ने ग्लासगो कॉमर्स स्केल सुना होगा, तो ग्लासगो कॉमर्स स्केल जो हम फिजियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं वो भी मेरी यूनिवर्सिटी में ही पहले कभी डिस्कवर हुआ है वो। और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, उसकी फैकल्टी स्टाफ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे करना पड़ी थी। तो आपको इंग्लिश एग्जाम भी लेना होती है, मैंने वहाँ पर इंटरव्यूज़ भी निकाले हैं, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद 2-3 इंटरव्यूज़ फेस होते हैं, उसके बाद जब क्रॉस हो जाता है फिर आपको कहीं जाकर एडमिशन मिलता है। और मेरा जो बजट था गाइस वो भी बहुत ज़्यादा चला गया था, मतलब आप ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 40-50 तक लैक्स तक पहुंच गया होगा, तो आपको इतना खर्चा करना पड़ जाता है। सो आप लोगों को सबसे पहले अपने बजट को बना के चलना है। आपने ये सोचना है कि भाई बजट को हम उतना कर पाएंगे कि नहीं, और ऐसा नहीं है कि आप बाहर से करेंगे तो ही आपको बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आपके अंदर टैलेंट होगा, आपको अच्छा काम आता होगा, आप अच्छे ऑब्जर्वर होंगे, आप अच्छा काम करने वाले होंगे, आपका अच्छे हैंड्स ऑन होंगे, तो ही आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। वरना आप ऐसा मत सोचिए कि भाई हम कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे तो हम लोगों को लोग पूछने लगेंगे या काम करवा लेंगे। आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कहीं से भी काम करेंगे तो आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर काम करना आता है तो 10 लोग आप लोगों के पास आएंगे, 10 लोग आप लोगों से ट्रीटमेंट कराएंगे। बट अगर आपको काम करना नहीं आता, आपने ऐसी किसी कॉलेज से पढ़ाई कर ली और फिर आपने मास्टर्स भी ऐसे किसी कॉलेज से कर लिया जहाँ पे ना पढ़ा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस आपको टाइम पास करने के लिए डिग्री दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों से देख देख के तो सीख लेंगे कि मैनिपुलेशन ऐसे करते हैं, मोबिलाइजेशन ऐसे करते हैं। मगर आप जो बेसिक काम होता है हमारे फिजियोथेरेपी का, असेसमेंट बनाना और ये चेक करना कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस बनाना कि पेशेंट को असल में क्या दिक्कत है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना कि भाई पेशेंट को ये दिक्कत है या ये दिक्कत है, ये चीज़ें फिर आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोगों को हमेशा जो मैंने आज पॉइंट बताए हैं इस वीडियो में, ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी बैचलर्स डिग्री करें या मास्टर डिग्री करें, आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो हमेशा ही एक्सीलेंस का पीछा करें, ठीक है। अगर आप एक्सीलेंस का पीछा करेंगे, अगर आपको काम अच्छा आएगा, तो देखिए फिर आप जो हैं वो एक स्टार हैं, और आप जैसे जो कोका कोला वगैरह में जो बबल्स आते हैं ना अपने आप ऊपर आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे एक सुपर स्टार एक मूवी में भी उन्होंने बोला था, तो वैसे ही हम लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप काम करते करते अपने आप ही धीरे धीरे लोगों को सामने ऊपर आ जाते हैं। मगर अगर आपको काम नहीं आता है तो फिर आप बस लोगों को यही बोलते रहेंगे कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। आप काम वहाँ करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कैसे करते हैं उससे प्रॉब्लम है। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो फिर लोग आपसे कंसल्ट करेंगे, अगर आप काम अच्छा नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करने वाले। और फिर बहुत सारे लोग इस चीज़ को अलग वे में ना लें, बट मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से मोटिवेशन देने के लिए बोल रहा हूँ। सो गाइज मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि
एडमिशन बैचलर्स या मास्टर्स में या कहीं से भी लेना है तो आपको कैसे करना है और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा जब कभी भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप लोगों को उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कौन कौन सी फैकल्टी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है ये पता होना चाहिए। उसके बाद जाके आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है ये डिसाइड कीजिए। और उसके बाद आप जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी फील्ड बहुत इमर्जिंग फील्ड है और हम लोगों के ही हाथ में है कि हम हमारी फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हमारी फील्ड को बनाए रखते हैं। तो लोगों तक फिजियोथेरेपी के बारे में बातें पहुंचाना, लोगों तक फिजियोथेरेपी के बारे में चीज़ें बताना कि फिजियोथेरेपी इस चीज़ों में हेल्प कर सकती है, ये हमारा ही खुद का ही काम है। मैं भी यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाता हूँ लोगों तक इसलिए पहुंचाता हूँ ताकि लोगों को पता रहे कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोगों के हाथ में ही है फिजियोथेरेपी फील्ड को आगे भी उठाना, और आप लोगों ने मेहनत करनी है, आप लोगों ने काम सीखना है, आप लोगों को काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन लगाना सीख लिया। फिजियोथेरेपी इज नॉट ऑल अबाउट मशीन। फिजियोथेरेपी मशीन्स के बारे में नहीं है, फिजियोथेरेपी मैनुअल काम में सबसे ज़्यादा है। अगर आप किसी इंडिया से बाहर दूसरे कॉलेजेस में देखेंगे तो वो लोग सबसे ज़्यादा जो है वो लोग मैनुअल कामों पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। रिहेबिलिटेशन के पार्ट में वो लोग एक्सरसाइजेज जो मशीन्स होती हैं वो इस्तेमाल नहीं होती है। मशीन्स उनके यहाँ बहुत लेटर स्टेज में इस्तेमाल होती है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वरना वो लोग पूरा का पूरा जितना होता है फिजिकल पार्ट पर ध्यान देते हैं। तो हम लोगों को हमारे हैंड्स ऑन में हम लोगों को जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हम पेशेंट को डील कर पाएँ। जब कभी भी कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक में आए या आपके सामने आए या आपको दिखाने के लिए आए तो आप पेशेंट को पूरा ऑब्जर्व कर पाएँ, आप पेशेंट की हिस्ट्री अच्छी तरीके से ले पाएँ, आप पेशेंट का एक असेसमेंट बना पाएँ। असेसमेंट बनाने के बाद पैसिव मूवमेंट, फिर एक्टिव मूवमेंट, फिर स्पेशल टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से परफॉर्म करें कि आप पेशेंट का डायग्नोसिस बनाएं और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस चीज़ को आप फोकस करना चाह रहे हैं या आप ये देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट किस चीज़ में डैमेज है या पेशेंट को क्या दिक्कत है, वो आप डायग्नोस करके पेशेंट को बता पाएं। और फिर पेशेंट जब ये समझ जाता है कि हाँ मैंने इनको जो सारी चीज़ें बताई इन्होंने इस सारी चीज़ों को समझा, उसके बाद अब ये मुझे मेरी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा भी लग रहा होगा, तो ये डॉक्टर जो है ये सही है, ये फिजियोथेरेपिस्ट जो है ये सही है। और उसके बाद ही जो हमारी पेशेंट से हमारा जो रेपो होता है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो रेपो डेवलप करना पड़ता है हम लोगों को इसी तरीके से। तो अगर आप एक बार डायग्नोसिस कर लेंगे तो फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ज़्यादा दूर नहीं है अगर मन बना लिया है तो। सो वैसे ही सेम आपको फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करना होता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप लोगों ने आगे पढ़ा ही होगा, जो लोग स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को पता हो जाएगा कि हमारा प्रायोरिटी तो पेन कंट्रोल करना ही होता है, और फिर उसके आगे हम लोगों का रेंज ऑफ मोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें रहती हैं। सो ये सारी चीज़ें ये रहती हैं गाइस। और फिर आप लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, पेशेंट का पेन कंट्रोल हो जाता है, आप रिहेबिलिटेशन के प्रोटोकॉल में उनको डाल देते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जल्द से जल्द उनको कोशिश करते हैं कि वो रिहेबिलिटेट हो जाएं, पूरे अच्छे तरीके से हील हो जाएं, नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस आ जाएं, तो बस फिर हमारा काम हो जाता है। सो गाइस ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए मैंने वीडियो बनाई थी ये बताने के लिए कि मास्टर्स डिग्री बैचलर्स डिग्री कॉलेज कैसे चूज़ करते हैं, इसके साथ साथ ये एक्सीलेंस में आपको कैसे पीछा करना है, फिजियोथेरेपिस्ट में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो गाइस जितने भी लोगों को अभी बैचलर्स का पता करना है, कैसे करना है या क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए, आप उन लोगों से वीडियो शेयर कीजिए। जो लोग मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोग बेसिक एटलीस्ट उनको नॉलेज मिल जाएगा कि भाई हम लोगों को ये क्राइटेरियाज होने चाहिए, पर्टिकुलरली ये चेक करना है। और फिर अगर कुछ लोग मास्टर्स करने के बाद पीएचडी कर रहे हैं तो भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पीएचडी करना बहुत छोटा मोटा काम नहीं होता। पीएचडी बहुत एनर्जी टेकिंग होती है, पीएचडी बहुत टाइम टेकिंग होती है, बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और बहुत काम करना पड़ता है। तो आप लोग वो कर रहे हैं तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। सो गाइस जो भी बीपीटी एमपीटी या पीएचडी में एडमिशन लेने वाले उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और अच्छी तरीके से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, जितने लोगों को इसकी ज़रूरत लगती है आपको उन लोगों से शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।